वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आज शाम 6:30 बजे इजलास शुरू होगा। गालिबन शाम 7:50 पर पीएम मोदी का खिताब होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। हिंदुस्तानी मेयारी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे इजलास शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शाम 7:50 पर खिताब करेंगे। माना जाता है कि पीएम अपने खिताब में दहशतगर्दी और इससे आलमी अमन को खतरे पर दुनिया को पैगाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने अमरीकी दौरे के दौरान कई बार दहशतगर्दी पर अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को इस आलमी प्लेटफॉर्म से घेर भी सकता है। दहशतगर्दी और उससे मुकाबले के लिए की जा रही कोशिशों का भी पीएम मोदी अपने खिताब में तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म माहौलियाती तब्दीली पर भी अपनी बात रख सकते हैं। UNGA में ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दूसरा खिताब होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में जनरल असम्बली से खिताब किया था। पीएम 21 सितंबर से अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मुतादिद प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं और अमेरिकी सदर ट्रम्प समेत 10 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और सनतकारों से मुलाकात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पीएम मोदी का आज UNGA में खिताब होना है। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। मुल्क के सियासी लीडरान का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच है, सबको उसका इंतज़ार है और जाहिर है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने काफ़ी पहले बात की है और उसके अलावा जो आतंकवाद का मामला है वो तकरीबन जब भी वो गए हैं उन्होंने उठाया है, उसके भी दोबारा उठाने की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद कुछ मसले भी हो सकते हैं कि वो उठाएं और मुमकिन है कोई उससे भी ज़्यादा कोई बड़ी बात सामने आए। तो अभी तो कोई प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन देश पूरा यकीनन जब भी कोई प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में बोलते हैं तो सारा देश उसकी तरफ देख रहा होता है। नहीं, समूचा विश्व, भारत ही नहीं, उनके वक्तव्य की इंतजार में है। इससे पहले उन्होंने बिजनेस फोरम में भी वो सवाल, चाहे जलवायु परिवर्तन का हो, स्वच्छता का हो, प्लास्टिक के यूज़ ना करने का हो, आतंकवाद का हो, सवाल पहले भी उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में UNGA में भाषण करने वाले हैं और हम सभी उस क्षण का, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले बात करते हुए पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कई सारे मुद्दे उठाने की कोशिश करी है, हमको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने दमदार शैली में इन सारे चीज़ों को उखाड़ के फेंक। और बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने भी आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले पीएम के खिताब पर कुछ इस तरह अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं और वो ग्लोबल बात करते हैं। जब वो बात करेंगे तो पूरी दुनिया की बात करेंगे, अपने भारत के अचीवमेंट को बताएंगे। साथ में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ वो सिंबल हैं, आज वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ेगा तो मोदी जी लड़ेंगे, तो वो पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। मनोज तिवारी ने मजीद बताया कि तकरीबन 30,000 लोग वज़ीर-ए-आज़म का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और वुज़रा भी मौजूद रहेंगे और पीएम का इस्तकबाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी जिस गौरव को देते हुए भारत के लिए वो वापस आ रहे हैं, उससे भारत का जन जन गौरवान्वित है और उनका स्वागत करना चाहता है। और कल हमने सबको आमंत्रित किया है। मैं दिल्ली के हर उस व्यक्ति से जो थोड़ा समय लेके अपने इस गौरव को प्रदर्शित करने के लिए नरेंद्र मोदी का स्वागत करने आ सकते हैं, उनका स्वागत है।
हमने एयरपोर्ट से लेके लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक की हम लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा से, पारंपरिक संगीत से, पारंपरिक नृत्य से, और एक ऐसा स्वागत होगा जिसमें लगे कि भारत आज दुनिया के टॉप 3-4 देशों के साथ सीना ताने खड़ा है और भारत इस समय दुनिया को लीड कर रहा है। तो सर, इस भव्य स्वागत के दौरान कौन कौन लोग वहां पर शामिल होने वाले हैं? अब देखिए, हम लोग तो रहेंगे ही, लेकिन इसमें तो दिल्ली के सब आम जन का मैंने आह्वान किया है और सब कोई आ सकता है। वैसे सांसद लोग रहेंगे, सभी सांसद रहेंगे दिल्ली के, कुछ एनसीआर के सांसद भी हो सकते हैं, कुछ मंत्रीगण भी हो सकते हैं, कोई उसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आपके कैमरे कल बताएंगे कौन कौन रहेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और लोगों से अपील है कि इस भव्य स्वागत में वो भी शामिल हो। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या मामले पर आज 33वें रोज की सुनवाई पूरी हो गई है। मुस्लिम फरीक मोहम्मद फारूक की जानिब से सीनियर वकील शेखर नाफडे ने कहा कि हिंदुओं के पास सिर्फ राम चबूतरे का हक है। उन्होंने आईनी बेंच के सामने कहा कि हिंदुओं के पास इस मुकाम का महदूद इख्तियार है। हिंदुओं के पास चबूतरे का हक तो है, लेकिन वो मालिकाना हक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जानिब से मुसलसल तजावीज़ात की कोशिश की गई। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी दलीलें पेश की। मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट से ASI की रिपोर्ट पर मुकम्मल एतमाद न करने की बात कही। मीनाक्षी अरोड़ा ने महकमा आसार कदीमा की रिपोर्ट को झूठा करार देने की कोशिश की। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने तमाम तर तफसीलात कुछ यूं पेश की हैं। भूमि विवाद मामले में आज 33वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देते हुए ये कहा कि ASI की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता है। ASI की रिपोर्ट में जिस तरह तमाम साक्ष्यों की बात कही गई है, मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से उन तमाम साक्ष्यों का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहाँ की शिलाओं पर कुछ जो चिन्ह मिले हैं, जैसे कि कमल के फूल, वराह का चिन्ह, ये तमाम जो चिन्ह हैं वो मस्जिद के भी हो सकते हैं, एक मंदिर के भी हो सकते हैं और जैन मंदिरों के भी हो सकते हैं। तो ऐसा कह देना कि वहाँ पर एक मंदिर था, ये सरासर गलत है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने यह भी कहा कि जो रिपोर्ट ASI की है वो एक परिकल्पना मात्र है, लिहाजा उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें आज पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान एक बात यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब तमाम वकील बहस कर रहे थे तो मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से एक बार ये साफ किया गया कि आप लोग अपनी बहस के जो दायरे हैं उसको कम करें, लेकिन हमने जो अपना दायरा तय कर दिया है उस दायरे को हम कम करने वाले नहीं हैं। यानी कि ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 18 अक्टूबर से पहले तमाम जो पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें तय समय के मुताबिक पूरी कर लें। फिलहाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा और इस मामले में एडवोकेट जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से हैं, नाफड़े साहब, वो अपनी दलीलें शुरू करेंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट मिल गई है। यूपी के गोरखपुर ऑक्सीजन मामले में डॉक्टर कफील खान को ये क्लीन चिट मिली है। 2 साल के बाद डॉक्टर कफील बेकसूर करार दिए गए हैं। वाज़ेह है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 60 बच्चों की मौत हो गई थी और डॉक्टर कफील को बच्चों की अमवात का जिम्मेदार करार दिया गया था। गौरतलब है कि अगस्त 2017 में गोरखपुर के BRD अस्पताल में बच्चों की अमवात का ये वाक़या पेश आया था। हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने डॉक्टर कफील से उनके तासुरात जाने। 2017 का गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज मामला, 63 बच्चों की जापानी बुखार से मौत और उसमें डॉक्टर कफील खान का क्या रोल रहा। आज उस पर जो इंक्वायरी हुई थी उसकी रिपोर्ट आई और उसमें डॉक्टर कफील खान को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। खुश हूँ, मतलब दिल से खुश हूँ और
मैं ही नहीं, मेरी अम्मी जान, मेरी वाइफ, मेरे भाई बहन सब बहुत खुश हैं, क्योंकि 2 साल की जो मतलब टॉर्चर था, एक तरह से पूरा उत्पीड़न था, लोग कातिल, मर्डरर और इनफेमस बुलाते थे, तो उससे थोड़ी राहत मिली और जो लोग शायद वो बुलाते थे उनको भी जवाब मिला है। जिस तरह से इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, जिस तरह के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है, क्या इससे पूरी तौर से आप संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने कि ऐसी रिपोर्ट आ जाएगी, बट यस आई एम सेटिस्फाइड। और बस ये है कि देखिए अब योगी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। मेरी तो उनसे यही है उम्मीद कि अब योगी गवर्नमेंट खुद पब्लिक डोमेन में आएगी और इस बात को स्वीकार करेगी कि हाँ, ऑक्सीजन कमी उस दिन हो गई थी, बहुत से बच्चे मर गए, डॉक्टर कफील ने बचाया और मुझे मेरी नौकरी मेरी बाइज्जत के साथ मिले, और जो बच्चे बेचारे 70 बच्चे मर गए उनके पेरेंट्स को कंपनसेशन दिया जाए। इतने सारे बच्चों की मौत हुई और अभी भी हो रही है। आप क्योंकि खुद एक डॉक्टर हैं, जगह जगह जाते भी हैं, आप क्या चाहते हैं जापानी बुखार को लेकर, क्योंकि अब नौकरी की तरफ लौटने की उम्मीदें जो है वो एक तरह से परवान चढ़ी हैं। हम ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चला रहे हैं और हमने इन्हें 13 स्टेट्स में लागू की मतलब लॉन्च किया है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सर से भी मिला था, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ऑक्सीजन की कमी थी, ये रिपोर्ट में माना गया। कौन जिम्मेदार था, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप कैसे देखें? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट में कुछ खामोशी दिखाई देती है। एकदम आप सही कह रहे हो। इस रिपोर्ट ने ये तो मान लिया है कि ऑक्सीजन कमी थी और बच्चे मरे थे, लेकिन क्यों कमी थी, कौन जिम्मेदार है? और सही मायने में आपसे बताऊं सर कि जस्टिस तभी मिलेगा व्हेन द रियल कल्प्रिट जो है वो जस्टिस के दायरे में आएंगे। जिस तरह से इंक्वायरी में आपको क्लीन चिट मिली है, तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है, आप हीरो हैं, हीरो होने के बावजूद कितनी कीमत चुकाई है? कीमत में ये है कि मेरी जो छोटी बच्ची थी मेरी गोद में, उसके साथ मैं नहीं रह पाया। भाई को गोली वहाँ मारी गई जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी 500 मीटर दूरी पे थे। तो ज़िंदगी ने तो बहुत टफ दिन दिखाए। ऐसा टाइम आ गया था कि 100 रुपये के लिए मोहताज हो गए थे। मतलब कहते हैं ना, रोटी तो खुद कमानी पड़ती है। और हम नवाब फैमिली से हैं, गोरखपुर कभी आप जाइए, पर अपनी घर के औरतों के जेवर भी गिरवी रखने पड़े, अम्मी जान के, अपनी वाइफ के। तो ये थे डॉक्टर कफील खान जो हीरो साबित हुए हैं। जिस तरह से उनकी पूरी टीम ने 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के मैनेज किए और उसके बाद बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। 63 बच्चों की जान गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो ये है, आखिर इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार कौन था? क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी तरह से खामोश है। कैमरामैन प्रभु शोलूजा के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज़राए के हवाले से खबर है कि LOC पर पाकिस्तान बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक में है। बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा मुकामात पर पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने मंसूबा बनाया है। ज़राए के हवाले से ये भी खबरें मिल रही हैं कि हाफिज सईद की तंजीम मकामी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है। इस सिलसिले में बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली से खबर है, जहां के शुमाल मशरक़ी इलाके उस्मानपुर में फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया। उस्मानपुर इलाके के एक बदमाश ने 56 साला मोहम्मद हसन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली कमर पर लगने की वजह से मोहम्मद हसन जख्मी हो गए। उन्हें GTB अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां से पड़पड़गंज में वाक़ मैक्स हॉस्पिटल उन्हें रेफर किया गया। उस्मानपुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरार बदमाश की तलाश जारी है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मोहम्मद हसन का पुराना जानने वाला है। दोनों ही बुलंदशहर के एक ही गांव के हैं। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। IIT दिल्ली की तलबा ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसके जरिए प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है। इस मशीन में 1 किलोग्राम प्लास्टिक को पेट्रोकेमिकल्स में तब्दील करके 700 मिलीलीटर पेट्रोल या डीजल तैयार किया जा सकता है। और हमारी नुमाइंदा रचना ने इन स्टूडेंट से बातचीत भी की। कभी सोचा है कि प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ एक अनोखा इन्वेंशन किया है IIT दिल्ली के कुछ छात्रों ने। आपको मैं दिखाना चाहूँगी सबसे पहले कि एक रिएक्टर यहाँ पर मशीन है और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स भी हैं और कुछ तमाम लिक्विड चीज़ें भी नज़र आ रही हैं।
तो ये वही मशीन है जिससे प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने का अनोखा जो काम है आईआईटी दिल्ली की छात्र छात्राओं ने कर दिखाया है। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाया जा सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और उनका कहना है कि प्लास्टिक का जो उपयोग है उसे बिल्कुल ना के बराबर कर देना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक के उपयोग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे में प्लास्टिक के यूज से, यानी कि वेस्ट जो प्लास्टिक है उससे पेट्रोल डीजल बनता है, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। आईआईटी दिल्ली की जो छात्राओं ने इसको बनाया है, हम उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उमा द्विवेदी, जो कि आईआईटी दिल्ली की छात्रा है और जिन्होंने प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने का जो एक अनोखा तरीका निकाला है, तो वो क्या तरीका है, किस तरीके से प्लास्टिक से हम पेट्रोल डीजल बना सकते हैं, ये हम उमा से ही जानेंगे। हमने एक्चुअली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में पाया जाता है, अराउंड 50% उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स में, जो कि आइदर डीजल हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है। उसके लिए हमने ये रिएक्टर सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हम अराउंड 1 kg प्लास्टिक से 700 से 750 ml तक लिक्विड को बनाते हैं, जो कि अभी जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो डीजल फ्रैक्शन है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कमर्शियल डीजल है और हमारा लिक्विड जो बना हुआ है, तो हम जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक टेस्ट कर चुके हैं तो वो अराउंड 80 to 90% रेप्लिकेट कर रही हैं। एक्चुअली जो पूरे वर्ल्ड में ये कह सकते हैं कि अराउंड 15,000 टन्स प्लास्टिक है और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है उस वजह से ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुका है, क्योंकि ये डंप नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, अराउंड 500 से हज़ारों सालों तक ये ऐसे की ऐसे रह जाता है। और ये जो प्लास्टिक है ये कुछ नहीं बस हाइड्रोकार्बन सोर्स है, तो अगर हम इसको कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बना सकें तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल बात होगी। तो इसमें हम एक्चुअली DRDO के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिससे हम इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अभी ये रिसर्च इसमें चल रहा है, अभी हम इसकी उपलब्धि में आगे बढ़ रहे हैं कि जिससे हम स्केल अप में अराउंड 1000 kg 1 टन या 10 टन पर डे का प्लांट को सेटअप कर सके। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, कहीं ना कहीं आईआईटी छात्राओं के इस इनोवेशन को भी उसमें ज़रूर याद किया जाएगा और आने वाले समय में हमें वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ जो डीजल है वो जल्द ही मार्केट में 50 से 55 रुपए की कीमत में मिल पाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में रियासत के कई नौकरशाहों और साबिक उज़रा की भी जांच की जा रही है और इसी बीच कांग्रेस लीडर मानक अग्रवाल ने बीजेपी और आरएसएस पर अपने अंदाज में निशाना साधते हुए कह डाला कि ये सब शिवराज हुकूमत से शुरू हुआ है। इसमें ज़्यादा तादाद में बीजेपी के लीडर ही शामिल हैं और ये अब 5 से 6 रियासतों तक फैल गया है। मानिक अग्रवाल ने आरएसएस को निशाना बनाते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, इसी वजह से हनी ट्रैप जैसे मामलों में इजाफा होता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, लेकिन इसमें बीजेपी के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये शुरू हुआ शिवराज जी के टाइम से और लगभग 5-6 स्टेटों के अंदर फैल गया ये। एक तो इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है कि मैंने कहा था कि आरएसएस के लोगों को शादी करनी चाहिए, वो शादी नहीं करते हैं तो उससे भी इस पर फर्क पड़ा है। जो ये गिरोह काम कर रहा था, सरकारी काम ले रहा था, एनजीओ बना के काम ले रहा था, टेंडर्स वगैरह में अपना हस्तक्षेप कर रहा था और फ़ायदा उठा रहा था सरकार से, ये जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है, तो इन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और वहीं हनी ट्रैप मामले में बीजेपी लीडरों के नाम आने पर अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने पूरे मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा कर डाला। कांग्रेस पार्टी में ही बहुत से अविवाहित लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 विवाह किए हैं, दूसरा विवाह किया है। मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए। हनी ट्रैप मामले में एक नया इंकशाफ सामने आया। मामले में अहम मुलजिमा ने पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया।
मुलजिमा के मुताबिक पुलिस ने उससे जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत लिए हैं। तिब्बी जांच के बाद मुलजिमा ने यह बयान दिया। मुलजिमा ने ये बयान पलसिया थाने पर लगाया है। इस दौरान मुलजिमा ने खुद को बेकसूर तो बताया, लेकिन अपने दूसरे साथियों के नाम पर खामोशी भी इख्तियार कर ली। जबरदस्ती ब्लैंक पेपर में साइन करवा रहे हैं पुलिस वाले। जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं ब्लैंक पेपर पे। ब्लैंक पेपर पे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीसों की वसूली के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अबूरी हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि जब तक रियासत में हुकूमत निजी स्कूलों की फीसों के जवाबित को नाफिज करने के लिए कवायद नहीं बनाती, तब तक प्राइवेट स्कूल सालाना फीस में 10% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने रियासत में प्राइवेट स्कूलों के फीस रेगुलेटरी एक्ट को अब तक नाफिज करने के लिए भी अभी तक जरूरी कवायद नहीं बनाने पर रियासती हुकूमत के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। न्यायालय से प्रार्थना की कि चूंकि पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, इसलिए फीस नियंत्रित रही है और उसी लाइन में इस सरकार को इस साल भी नोटिफिकेशन जारी किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किया गया है और सरकार जवाब के लिए लगातार टाइम पे टाइम दिए जा रही है, जिस पर माननीय न्यायालय ने विचार करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो 22 फरवरी 2018 को जो आदेश जारी किया गया था सत्र 2018 के लिए कि 10% से ज़्यादा फीस नियंत्रित नहीं किया जाएगा, वही नोटिफिकेशन करंट ईयर सेशन में भी लागू रहेगा और तथा आगे वाले सेशन में भी यदि ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं तो आगे वाले सेशन में भी वही नोटिफिकेशन इनहेंस होता रहेगा। जबलपुर शहर जो है संस्कार धानी है, यहाँ पे मध्यम वर्ग के जो लोग ज़्यादा रहते हैं, इन पे बहुत बड़ा उठाड़ा गाते। जो सामान्य वर्ग है वो अच्छी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि इसके पहले भी पीजी नाच पांडे साहब इन लोगों ने याचिका लगाई थी कि इसकी फीस वृद्धि है। सरकार से निवेदन किया गया था जो प्राइवेट स्कूल है इसके अंदर वृद्धि न हो, क्योंकि बच्चे पढ़ सके और बच्चे अपने देश का भविष्य है। तो कम से कम ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, एक बिजनेस बना लिया, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का भाव जो है, पहले जो शिक्षक होते उसका भाव होता था, ये नहीं होता है। ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, बड़ी घातक। इससे बच्चे प्रमोट नहीं हो पा रहे और बच्चे आगे स्कूल में। ग्वालियर के आंगनवाड़ी में भंडारे की पूरी मिलने के बाद अब जिले के कलेक्टर ने आंगनवाड़ी में खाना फराहम करने वाले ग्रुप पर FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। दरअसल बुध के रोज रियासती वजीर बराए इत्फाल बहबूद खवातीन इमरती देवी ग्वालियर के देही इलाकों के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने मुरार ब्लॉक की 4 आंगनवाड़ियों का मुआयना किया और वहां खराब खाने को देखकर वो भड़क गई। ये एक आपराधिक कृत्य है, आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस समूह ने किया है उसके विरुद्ध में FIR क्यों ना दर्ज की जाए, ऐसा करके आज जिला महिला बाल विकास अधिकारी नोटिस जारी करेंगे, उनसे रिप्लाई लिया जाएगा, वहाँ पे जो बच्चे उनका कथन लिया जाएगा, जिला महिला बाल विकास अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के वजीर गोविंद सिंह राजपूत ने बारिश और सैलाब मुतासरीन के हवाले से कहा कि इतनी ज्यादा तबाही बरसों बाद देखी गई। उन्होंने कहा कि सर्वे की टीम की मुझसे और वज़ीर आला से बातचीत हुई है। वो वज़ीर आला कमलनाथ के साथ PM मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं इस सिलसिले में की गई खास बातचीत। लगातार हो रही बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है और इसको लेकर लगातार जो पत्र व्यवहार है वो भी जारी। इस वक्त हमारे साथ परिवहन मंत्री एवं राजस्व मंत्री जो गोविंद सिंह राजपूत, उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत नुकसान हुआ है, आप लोगों की तरफ से लगातार पत्र भी केंद्र सरकार को लिखे जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी मदद वहाँ से आप लोगों को मिल सकेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा कई सालों बाद आई है। मैंने खुद भी करीब 10-12 जिलों का दौरा किया है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा में जो फंड होता है उनका, उससे पैसे की मांग की है और करीब 26 से 27 लाख हेक्टेयर